हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं हूं एस मनी, आप सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स टीचर और एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फिजिक्स का क्रैश कोर्स ला रहा हूं मैं। मैथ भी चैनल पे चल रहा है, सारा सब्जेक्ट चल रहा है। और ये फिजिक्स के क्रैश कोर्स का ना गेस ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 2 का। ओके, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके मैसेज करिएगा अपना नाम और बोर्ड, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और इसी तरह के क्लासेस के लिए, पूरा क्रैश कोर्स के क्लासेस के लिए, या तो मेरे बच्चों एमिंग हाई हिंदी चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वगैरह सब शेयर कर देता हूं यहां, तो आपको मिल जाएगा। साथ साथ में मेरे बच्चों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर के ना पूरा क्रैश कोर्स का एक एक चैप्टर 1, चैप्टर 2 अभी चल रहा है, फिर 3, सब का सब मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और पूरे के पूरे कोर्सेस के लिए बढ़िया से एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर करिएगा, एमिंग हाई ऐप। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, सारे बच्चे तैयार हो जाइए। ओके, शुरू करने से पहले एक दो बातें कि मेरे स्टूडेंट्स है क्या ना, कि चैप्टर 2 जो क्लास 12 के फिजिक्स में, इसमें दो चीज पढ़ना है। ठीक, पहला पोटेंशियल, हिंदी में बोले तो विभव, और दूसरा कैपेसिटर, जिसको संधारित्र बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक को मिला के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि पोटेंशियल का क्वेश्चन इस वीडियो में रख दिया, और अगला कल एक और वीडियो आएगा चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव का, उसमें कैपेसिटर यानी संधारित्र का क्वेश्चन होगा। जितना नंबर में इसमें खत्म होगा ना, जैसे मान लीजिए 22 नंबर में पोटेंशियल खत्म हो गया 22, तो 23 से कल वहां स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर। लंबा हो जा रहा था क्लास, तो आप लोग के लिए भी डिफिकल्टी होता। तो चलिए पहला क्लास से शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन से। लेकिन इससे पहले एक बात बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ना क्लास 12 में आपका फेवरेट है। कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चे जरूर बताइएगा। और हां, जैसा कि मैं करता हूं कि इतने सारे क्वेश्चन में कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और जो बच्चे नाम बताते हैं उनका व्हाट्सएप स्टेटस में नाम लगाता हूं, ताकि कौन बच्चे अच्छे कर रहे हैं लोगों को पता चले, उन्हें मोटिवेशन पता चले। तो कोई बीच में एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे हलूबा वाला क्वेश्चन कौन बना? पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा? देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे अगर वैद्युत क्षेत्र ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं, तो वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पोटेंशियल निकालते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं, बल्कि के क्यू बाई आर होता है। डिटेल कोर्स में पढ़े होंगे। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लोगों को पता होगा, क्यू बाई आर। तो मेरे लिए इतना याद रखेंगे कि पॉइंट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल मेरे बच्चों के क्यू बाई आर। तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कॉपी पे ना एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा क्रैश कोर्स वाले कॉपी में। ओके मेरे बच्चों, मेरे लिए याद रखिएगा। ओके, और अपने वाला या अपने वाली के लिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अपने वाला या अपने वाली के लिए। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, और उनको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिएगा कि देखो तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं। जो जो पता रहेगा बताते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, मतलब कि किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, समझिए। तो आपके पास मेरे बच्चों कोई चार्ज कंडक्टर है, देख रहे हैं। तो चार्ज कंडक्टर को चार्ज करेंगे, कोई भी कंडक्टर को चार्ज करेंगे, तो मैंने कई बार पढ़ाया है, और मेरे सारे एस मनी के लॉयन, एमिंग हाई के लॉयन को यह बात पता है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यस और नो? कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन रुकिए, हमारा विद्युतीय क्षेत्र तो अंदर में 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करूं तो वो 0 नहीं होता है, वो एक समान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं भी की बात करूं तो भी मेरे बच्चों अंदर में कांस्टेंट होता है, एक समान। जैसे अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो हर जगह पे अंदर पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। तो अपने वाला या अपने वाली के लिए याद रखिएगा कि चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल होता कितना है, तो सरफेस वाले पोटेंशियल के बराबर। सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, अगर सरफेस पे +2 वोल्ट पोटेंशियल है, तो अंदर के हर एक पॉइंट पे +2 वोल्ट। सरफेस पे प्लस, जैसे प्लस चार्ज करें तो प्लस से मेरा पोटेंशियल आएगा।
तो प्लस सरफेस पर सतह पर अगर 5 वोल्ट है तो अंदर के हर एक जगह पे पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र 0 और पोटेंशियल हर जगह पे एक समान होता है। तो इसका सही आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल कांस्टेंट, इसका बी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही जो क्वेश्चन आपको लगे कि हम जानते हैं बताइएगा जरूर। और मेरे बच्चों देख लीजिए, शेयर सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत जरूरी है। कौन सा आपका सब्जेक्ट 12th में ना सबसे अच्छा चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज देन पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट विल बी। ओके, कोई हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, प्लस चार्ज। ओके मेरे बच्चों, किसी भी धनावेशित को मैंने प्लस चार्ज कर दिया, खोखला गोला को, तो अंदर में जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, वो कितने का होगा, भी का मान। तो भी का मान अंदर में मेरे बच्चों एक समान होगा। अभी हम बताएं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के नहीं कि अंदर में पोटेंशियल एक समान होगा, और कितना होगा, सतह वाले पोटेंशियल के बराबर। अगर सतह पे 5 वोल्ट है तो अंदर के हर एक बिंदु पे जो पोटेंशियल या विभव 5 वोल्ट ही होगा। ओके, तो ये प्लस चार्ज अगर है तो ऑब्वियस सी बात सतह पे पोटेंशियल प्लस में ही होगा, प्लस 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट जो भी प्लस में, तो अंदर एक समान होगा और प्लस चार्ज है तो प्लस होगा। तो इसका सही आंसर देंगे मेरे बच्चों तो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा और समरूप होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है एट द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कंडक्टर। सुनिए, जितना भी हम अभी बोल रहे हैं कि अंदर में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा या पोटेंशियल जो विभव होगा वो एक समान होगा, तो वो कंडक्टर के लिए लागू है, सब के लिए नहीं। ऐसे मत समझिएगा कि फगुआ है कि सबको रंग डाल दिए, बोल रहे हैं बुरा ना मानो होली है ना। ऐसा ना कि इंसुलेटर है, या हिंदी में बोले तो अचालक पदार्थ है, तो अचालक के कारण भी हम बोल रहे हैं कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम हो, हर जगह पे अंदर में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा या पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसा अचालक के लिए नहीं होता है, समझें, ऐसा चालक कंडक्टर के लिए ऐसा होता है। ओके, हाँ, तो अंदर में वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, पोटेंशियल एक समान होगा। तो सेंटर पे कह रहा है, तो अंदर में सेंटर भी अंदर ही ना आता है, केंद्र पे कह रहा है मेरे बच्चों, चालक के केंद्र पर क्या होगा, तो केंद्र तो अंदर ही आता है हमारा। तो वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, विभव एक सामान्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। विभव 0 नहीं होगा, एक समान होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ओ माई गॉड, जानमा जी जानमा, करा ई और वी के बीच सही रिलेशन, सही संबंध क्या है। ये तो हर एक बच्चा जानते होंगे ना, ई और वी के बीच सही संबंध है मेरे बच्चों। आप पढ़े होंगे ना ये चीज कि ई इक्वल टू माइनस डो भी बाई डो आर। मेरे बच्चों ये मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वैद्युत क्षेत्र, वो मेरे बच्चों भी का हमारा मेरे बच्चों एंटी ग्रेडियंट होता है विभव का। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है डिटेल कोर्स में। एमिंग हाई आप ना इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अगर आप अगले साल अच्छे से क्लास करना चाहती है, इस साल भी इंस्टॉल करके अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। दिल लगा के पढ़िएगा मेरे भाई, वहां मैं रहता हूं आपके साथ, बिल्कुल फुली गाइडेंस में पढ़ाता हूं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो E इक्वल टू माइनस डो भी बाई डो आर हो जाता है। यस, ऐसे में मैंने कहा था कि अगर x की ओर सिर्फ मेरे बच्चों वैद्युत क्षेत्र होगा तो E इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी एक्स भी कर सकते हैं। बाई की ओर रहेगा तो E इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी बाई भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ए। देख लेते हैं, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन बताइए, 6ठा का आंसर क्या कर रहा है। 6ठा को देखेंगे बच्चों, तो 6ठा में करा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच एस यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। अच्छा, वोल्ट पर मीटर किसका एसआई यूनिट है, वोल्ट पर मीटर किसका एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कैसे, हम तो न्यूटन पर कूलम्ब पढ़े हैं सर। तो आप न पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम्ब, लेकिन E भी होता है। देखिए कैसे, आप पढ़े होंगे इस फार्मूला से, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ का होता है मेरे बच्चों न्यूटन यूनिट, चार्ज का कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब हुआ। लेकिन अभी ना हम लोग देखें और आप लोग भी देखेंगे कि E इक्वल टू होता है माइनस डो भी बाई डो आर।
ये भी तो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का। तो यहां से भी का हो गया ऊपर में मात्रक वोल्ट, और नीचे में जो आर है डिस्टेंस उसका मीटर। तो या तो लिखिए वोल्ट पर मीटर, या इसी मीटर को ऊपर लेके जाइएगा तो वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होता है ना, वो वैद्युत क्षेत्र का होता है, और न्यूटन पर कूलम भी वैद्युत क्षेत्र का। दोनों एक के समान है, दोनों अलग नहीं है। बस एक न्यूटन के टर्म में लिखा हुआ है, एक वोल्ट के टर्म में, दोनों एक के चीज है। तो याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है, दोनों होता है। तो वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। नेक्स्ट बच्चों अगला 7 नंबर बताइए भाई लोग। कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी ना बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का एस सर्ट मेरे बच्चों वोल्ट पर मीटर होगा। अभी ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर होगा कैसे। E इक्वल टू माइनस डो भी बाई डो आर होता है फार्मूला। तब भी का ऊपर में वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, सॉल्व करेंगे तो वोल्ट बाई मीटर या वोल्ट पर मीटर। ओके, न्यूटन पर कूलम भी आप सोच सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी होता है वोल्ट पर मीटर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल किधर होगा। यानी मेरे बच्चों कह रहा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर हो, ऐसे देखिए वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की ओर जा रहा हो, एक्स अक्ष, एक्स वाई जेड तो आप लोगों को पता होगा। चलिए मैं बना देता हूं। देखिए इधर एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है मेरे बच्चों। ओके, और इधर हमारा जेड एक्सिस होता है। ओके यस, तो वैद्युत क्षेत्र एक्स की ओर जा रहा है, इधर 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 इधर। तो समविभवीय तल यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस किधर होगा ये पूछ रहा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किधर होगा वो। तो अगर मेरे बच्चों ये एक्स की ओर जा रहा है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारा वाईजेड प्लेन में होगा। किस प्लेन में? अगर वो एक्स की ओर जा रहा तो वो वाईजेड प्लेन में। क्यों? क्योंकि जब आप डिटेल कोर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है मेरे बच्चों, समविभव तल जो होता है मेरे बच्चों, समविभव तल, ये वैद्युत क्षेत्र पे लंबवत होता है। तो अगर मेरे बच्चों वैद्युत क्षेत्र एक्स की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर जा रही है, तो इस पे जो लंबवत आएगा वो कौन आएगा ये बताइए। यस, इस पे लंबवत वाईजेड प्लेन होगा। अगर वहीं आपसे प्रश्न में ये पूछ दिया होता, सुनिए ये पूछ दिया होता कि अगर ये वाई की ओर जा रही है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वाई अक्ष की ओर है, तो वाई अक्ष पे अगर है तो समविभव तल किधर होगा। तो वाई अक्ष का परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स जेड तल, एक्स जेड तल। ओके, जेड की ओर बोलता कि वैद्युत क्षेत्र अगर जेड की ओर है तो एक्स वाई तल। देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाईजेड प्लेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां बताइए। 9वां जी 9वां बताएंगे, 9वां बता के खिलाएंगे, 9वां दाएं 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 दाएं। 9 नंबर देखिए, कह रहा वर्क रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज 20 जूल 20 जूल। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक अगर किसी आवेश को लेके जाते हैं तो हमें 20 जूल का काम करना पड़ता है, वर्क डन। तो भी कह रहा है मेरे बच्चों, तो सबको पता है कि भी की वैल्यू W/Q होती है। यस और नो। कार्य बाई आवेश होता है। यस, कार्य हमारा मेरे बच्चों 20 जूल का, और आवेश कितने का? यस 2 का। तो 20/2 करेंगे मेरे बच्चों तो यहां से हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। पढ़े होंगे आप, पता होगा V बराबर W/Q या W इक्वल टू Q भी। तो कार्य दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है मेरे बच्चों, चार्ज भी दिया हुआ है, तो W/Q की इससे भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर मेरे भाई लोग पढ़िए। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है इफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर इज कनेक्टेड टू ईच अदर आफ्टर चार्जिंग देम, मतलब 2 कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करके आपस में जोड़ दिया। मान लीजिए इसको आवेशित कर दिए, एक मेरे बच्चों कंडक्टर को, आवेशित चालक को आवेशित कर दिए, दूसरे को भी मतलब चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिए। देखिए दूसरे को भी चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिए। तो चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिया, और आपस में अगर दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो प्रश्न कहा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए कुछ बच्चे यहां बोलेंगे सर ऊर्जा संरक्षित रहेगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न तो ऊर्जा को बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं।
जैसे फीलिंग्स होता है, ना फीलिंग्स को बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस उसे तो अंदर ही अंदर दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल तो सकते नहीं है, हिम्मत तो है नहीं। आहा, देखकर जब दिल धड़कता है ना तो 2-3 महीना ये सोचने में लगता है बउआ कि बोले कि ना बोले, कहीं पिटाई तो ना लग जाएगा। और सामने वाला भी इंतजार में रहता है कि धत ससुरा कितना दिन लगा रहा है तू बोलने में, 3 महीना लगा दिया, 4 महीना लगा दिया, जल्दी आके बोलना, जल्दी आके बोलना, पता चला कि तू बोली में लगा देगा इतना कि बूढ़ा हो जाएगा। तो वही मेरे बच्चों सेम जैसे फीलिंग्स के साथ होता है, एनर्जी के साथ भी बच्चे पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना तो बना सकते ना नष्ट कर सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां क्या होता है मेरे बच्चों कि बच्चे यहां बोल देते हैं एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, यानी ऊर्जा जो रहेगा वो भी संरक्षित रहेगा, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों आवेशित गोलों को, तो एक से दूसरा में आवेश ट्रांसफर करेगा, यस और नो जी। और जब एक से दूसरा में, सुनिए, एक से दूसरा में आवेश ट्रांसफर करेगा, यस सर। और जब एक से दूसरा में आवेश ट्रांसफर करेगा मेरे बहादुर बच्चों, ध्यान से समझिएगा मेरे बहादुर बच्चों, तो एक से दूसरा में आवेश ट्रांसफर करने से ये होगा कि जितना देर तक, देखिए आप आवेशित करके जोड़ दीजिएगा तो आपको पता है कि आवेश स्थानांतरित करेगा ज्यादा से कम में, कम से ज्यादा में, जो भी हो, जब तक दोनों का विभव न समान हो जाएगा चालक का, तब तक आवेश स्थानांतरित करेगा। ओके, हाँ। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आपको यहां देखेंगे तो क्या स्थानांतरण करेगा तो क्या होगा, तो देखिए जब आवेश स्थानांतरण करेगा तो जितना देर आवेश जाएगा उतना देर इस तार में करंट बहेगा, नहीं बहेगा ना। और जब करंट बहेगा इस तार में बच्चों, तो आप समझो कि जब करंट बहेगा तो तार का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, उस प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बन के लॉस हो जाएगा। नहीं, जैसे जब करंट किसी तार से बहता है तो तार गर्म होता है कि नहीं, और जब तार गर्म होता है तो इसका मतलब कि हीट एनर्जी लॉस होता है ना। तरवा गर्म होता है तो हीट एनर्जी ना लॉस होता है, तब तो हीट एनर्जी जब लॉस होता है मेरे बच्चों, तो सोचिए दिमाग में कि यहां ऊर्जा तो संरक्षित रहेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट बन के लॉस हो गया। तो सिर्फ आवेश मेरे बच्चों इसका कंजर्व रहेगा, ठीक है, चार्ज, सिर्फ चार्ज, दोनों गोलों का आवेश संरक्षित रहेगा। मतलब इसमें मान लीजिए 10 कूलम था, इसमें 20 कूलम था, तो टोटल 30 हुआ। तो स्थानांतरण करने के बाद जो भी आवेश आएगा वो टोटल 30 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पढ़िए। ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों से नहीं बनता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट इज 10 to the power 5 वोल्ट, ठीक, 2 प्लेट के बीच मेरे बच्चों 10 का पावर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और प्लेट के बीच का जो दूरी दिया है, अब कह रहा है, देखिए 2 प्लेट के बीच विभवांतर दिया 10 का पावर 5 वोल्ट, प्लेट के बीच का दूरी दिया है इतना। अब कह रहा है कि प्लेट के बीच कोई इलेक्ट्रॉन को रख दिए तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा। देखिए मैं समझाता हूं, आपके पास चार्ज प्लेट है, यस, इसके बीच वोल्टेज दे रखा है कितना, 10 to the power 5 वोल्ट, यस, इसके बीच दूरी कितना दिया, 4 गुना 10 का पावर -3 मीटर। तो भी पता है, प्लेट के बीच डिस्टेंस d पता है, तो क्या प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे क्या, सोचिए तो। भी पता है, ई भी पता है, डी पता है, तो ई निकाल लेंगे कैसे, v/d। एक समान वैद्युत क्षेत्र जब होता है तो ऐसे तो ई की वैल्यू -2v/r होता है, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र एक समान हो तो ई की वैल्यू v/d भी होती है। तो v का वैल्यू 10 to the power 5 है मेरे बच्चों, और d दिया 4 का पावर -3। सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाके बन जाएगा 1/4 गुना 10 का पावर, ये 3 जाएगा 5, 8, ये बन जाएगा, निकल जाएगा वैद्युत क्षेत्र। रुकिए, ये आंसर नहीं हुआ। अब इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन को रखें तो उस पर बल पूछा जा रहा है कि बल क्या होगा। ओके, तो बल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमको वैद्युत क्षेत्र बीच में पते हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही है, तो वैद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हैं तो बल कितना लगता है, F = Q × E लगता है ना, F = Q × E हो गया। तो चलिए कर लेते हैं, F = Q × E से बल निकाल लेंगे। Q इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुना 10 का पावर -19, E 1/4 × 10 to the power 8। सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, -19 में से 8 गया कितने,
का बचेगा -11, ठीक। और 1.6/4 कितने का होगा मेरे बच्चों? 4 से जाएगा, यहाँ से 4 4 16, 0.4, तो सॉल्व करेंगे 0.4 इंटू -19 जाएगा मेरे बच्चों, -11 बचेगा। ओके, और इसको इधर बढ़ाएंगे, इधर घट जाएगा, 4 गुना 10 का पावर -12, 4 गुना 10 का पावर -12। इसका आंसर डी हो जाएगा। देख लीजिए, समझ में आया? प्लेट के बीच दूरी दी हुआ है, प्लेट के बीच वोल्टेज दिया हुआ है, दोनों की मदद से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, वैद्युत क्षेत्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखे हैं, आवेश को रखे हैं, तो F = Q × E लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए कौन बच्चे ये क्वेश्चन को बता पाते हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो रेस से गया तो फाइनल वेलोसिटी कितने की होगी? मतलब समझिएगा मेरे बात को, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज मेरे बच्चों E है, ठीक, यस सर, और मास m और v वोल्ट में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट है, इसके बीच का वोल्टेज हमारा v है, ठीक, और यहां किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाला प्लेट की ओर खिंचाएगा, तो खिंचाएगा तो इतना दूर खिंचाने के बाद इसकी यहां पे भी वेग कितनी होगी ये पूछ रहा है, वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? देखिए सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन को इस वोल्टेज में छोड़ेंगे, विभवांतर में छोड़ेंगे वोल्टेज में, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसमें कुछ ऊर्जा आ जाएगा, नहीं चलेगा प्लस की ओर खिंचाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा कितना, एनर्जी कितना ग्रहण करेगा, Q × V। आपने पढ़ा है ना कि V = W/Q या U/Q, मुझसे पढ़े होंगे फार्मूला ये। तो यहां से U निकालेंगे तो Q भी आ जाएगा, ऊर्जा या W भी बोल सकते हो, जो भी बोलिए, एनर्जी आ जाएगा QV के बराबर। और ये जो एनर्जी QV के बराबर आएगा इस इलेक्ट्रॉन में, वो किस रूप में जाएगा? इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ेंगे तो सटाक से खिंचा जाएगा उधर, तो इलेक्ट्रॉन सटाक से उधर खिंचा गया तो इसमें तो एनर्जी आ गया। तो एनर्जी जब आया तो किस रूप में आया एनर्जी? गतिज ऊर्जा के रूप में। नहीं, इलेक्ट्रॉन में चलेगा तो गतिज ऊर्जा के रूप में आएगा, तो एनर्जी पता ही है, और काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो सब बच्चा को पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv², ये QV के बराबर कर दिए। देख लीजिए, यहां से V निकाल लीजिए, स्पीड, ये दोनों V को काटिएगा मत, एक स्पीड वाला V है, एक वोल्टेज वाला V है, तो यहां से निकाल लेंगे कितना, V² कितना आ जाएगा, 2qv/m। Q के जगह पर E कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से दिखाते हैं, ठीक है, तो Q के जगह पर E कर देते हैं। ओके बच्चों, E 2ev/m, तो V निकालेंगे तो √2ev/m। इसका आंसर ये होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 12 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा V वोल्ट में तो एनर्जी गेन करेगा QV के बराबर, और ये जो QV के बराबर ऊर्जा गेन करेगा मेरे बच्चों, इसको 12mv² के बराबर करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर। 13 मेरे बच्चों देखिए, कह रहा अगर वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कुल बल कितना होगा? ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितने का लगेगा? 0। मैंने कितनी बार पढ़ाया कि यूनिफॉर्म पे रखने पे नेट फोर्स 0 होता है। मैंने पढ़ाया कि देखो आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, याद करिए, सोचिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, हर जगह वैद्युत क्षेत्र समान है, ठीक। इसमें आप कोई द्विध्रुव यानी कोई डाइपोल को रखते हैं, तो डाइपोल पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा QE, याद करिए। द्विध्रुव पे वैद्युत क्षेत्र के कारण इधर फोर्स लगेगा QE, ठीक, और माइनस पे उल्टा में लगेगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र है उसके उल्टा पे माइनस में लगेगा QE, तो उस पे उधर QE, इस पे इधर QE, तो दोनों QE बैलेंस ना हो जाएगा बउआ। सोचिए ना, जितना उधर फोर्स उतना इधर फोर्स, तो नेट बल 0 ना होगा। हाँ, वहीं अगर E दोनों जगह समान नहीं होता, E दोनों जगह अलग अलग होता, तब हम मानते कि इधर अलग बल लगेगा, इधर अलग बल, तो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन यहां तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक समान क्षेत्र में रखते हैं तो बल हमारा 0 होता है, टॉर्क 0 नहीं होता है, बल आघूर्ण 0 नहीं होगा, क्योंकि घूम जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि टॉर्क की वैल्यू P×E होती है, आप पढ़े होंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखते हैं तो जो टॉर्क आता है मेरे बच्चों वो P×E के बराबर आता है, तो ये आपको पता होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ओके, लेकिन बल कुल 0 आता है।
क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट पी, यानी पी आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। पढ़िए क्वेश्चन। तो टॉर्क कितना होगा, यानी कि लगने वाला टॉर्क या बल आघूर्ण कितने का होगा। अभी मैंने बताया कि पी क्रॉस ई का होता है। अगर आप मैथमेटिकली लिखे मेरे बच्चों तो पी क्रॉस ई वेक्टर के टर्म में जो टॉर्क वेक्टर आता है वो पी क्रॉस ई होता है। हाँ, सिर्फ अगर आपको मान लिखना है, सिर्फ टाउ का मान, तब पी ई साइन थीटा हो जाएगा। पी साइन थीटा पी क्रॉस ई का सिर्फ वैल्यू पी साइन थीटा, और सदिश यानी वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो पी क्रॉस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर बताइएगा मुझे क्या कह रहा है 15 में। पढ़िए 15 में कह रहा है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि पी आघूर्ण वालों को ई विद्युतीय क्षेत्र में रखे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। जो अभी क्वेश्चन था सेम उसी का आगे वाला, जो मैंने बोला ना कि ये डायपोल है, समझिए ये डायपोल है, यस सॉरी वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र, इसमें डायपोल को रखें तो नेट बल तो 0 हो गया, अभी पढ़े थे। टॉर्क हमारा P क्रॉस E हो गया वो जाने, और इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है U, ये माइनस P डॉट E होता है। आप इसे माइनस PE कॉस थीटा भी कह सकते हैं, देख लीजिए। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है मेरे बच्चों माइनस P डॉट E होता है, आप इसे माइनस PE कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा P हो गया। डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो माइनस P डॉट E, और P डॉट E की वैल्यू PE कॉस थीटा होती है। तो चाहे ऑप्शन में ये रहेगा तो ये क्लिक करेंगे, और ऐसे रहेगा तो ऐसे क्लिक करेंगे। ओके, चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताते हैं 16 में क्या करा है, पढ़िएगा ध्यान से। 16 में करा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी अगर हमारे पास कोई डाइपोल है ऐसे माइनस ऐसे प्लस, ठीक है सर, ओके, तो इसके कारण अगर आर दूरी पर थीटा कोण पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा, भी का मान। आर दूरी और थीटा कोण पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा, ये भर कर है मेरे बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल भी का जो मान होता है डाइपोल द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण, वो होता है केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये आता है मेरे बच्चों, किसी भी आर दूरी थीटा कोण पर निकालेंगे तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मेरे बच्चों के का मान O1 बाई 4 पाई, अब सले नोड आप रख दोगे तो O1 केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई 4 पाई केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी में आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने बोला था कि रोज आपसे पूछेंगे। ओके, पहले ये बात दिमाग में डाल ली आप लोग, जल्दी बताइए, डाल लिए कि अगर कोई भी डाइपोल के कारण आर दूरी थीटा कोण पे हमको मेरे बच्चों भी का मान निकालना होगा तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। आप सुनिए, इसी में अगर इस रेखा यानी एक्सियल लाइन जिसे बोलते हैं हिंदी में अक्षीय रेखा, तो अक्षीय रेखा पर अगर भी का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, अक्षीय रेखा पर तो कुछ नहीं, थीटा, देखिए थीटा कोण हो गया अक्षीय रेखा के लिए, देखिए ऐसे थीटा कोण हो गया, अक्षीय रेखा के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 का मान यहां पुट करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तक भी का मान आ जाएगा केपी वाई आर स्क्वायर। आएगा क्या, जल्दी बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं कि भी का मान यहां से निकालेंगे बच्चों, तो cos 0 1 हो गया, तो सॉल्व करेंगे भी का मान तो आ जाएगा केपी वाई आर स्क्वायर अक्षीय रेखा पर। लेकिन वही अगर निरक्षीय रेखा पर भी निकालना हो तो 90 डिग्री पर अगर भी निकालना हो, 90 डिग्री निरक्षीय पर, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है, सुनिए क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इक्वेटोरियल, इंग्लिश में होंगे तो इक्वेटोरियल पे भी का मान ऐसे लिखिएगा, भी का मान क्या होगा, और वही मेरे बच्चों हिंदी में होंगे तो लिखिएगा निरक्षीय भी इक्वल टू इतना। जो जो बच्चे बताएंगे उनका नाम आपको स्टेटस वगैरह में लगाएंगे। तो चलिए ट्राई करिए, इसको बताइए क्या लगता है आप कि भी का मान निरक्षीय रेखा पर कितना आएगा, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके सारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण ये निरक्षीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे कितना विभव भी का मान आएगा। ओके, बस कुछ नहीं, आपको पता है कि क्या करना है, थीटा क्या कितना पुट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मेरे बच्चों 17 नंबर, द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और अभी मैंने बोला कि वैद्युत क्षेत्र में अगर डायपोल को रखेंगे
तो कुल बल कितने का होगा? 0, अभी पढ़े थे। टॉर्क कितने का होगा जल्दी बताइए? यस, टॉर्क होगा मेरे बच्चों P क्रॉस E। स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं वो कितने का होगा? तो वो होगा मेरे बच्चों -P डॉट E पोटेंशियल एनर्जी। ओके यस सर। लेकिन मेरे बच्चों कह रहा है कि इसको घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। जैसे शुरू में द्विध्रुव मान लीजिए θ1 कोण पे था, ये देखिए शुरू में द्विध्रुव हमारा θ1 कोण पे था, और θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाए तो कितने का काम करना पड़ेगा? तो काम वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है घुमाने में PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये घुमाने के काम का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि कहां से कहां घुमाने का। बोलना चाहिए था क्वेश्चन में कि कहां से कहां घुमाने का काम, बोलना चाहिए था ना कायदे से, तब बोलवे नहीं किया है। तो अपने मन से हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री से θ कोण घुमाने में का कितना काम करना पड़ेगा। 0 डिग्री से लेके θ कोण तक, यानी शुरू में कोण होगा 0 और बाद में θ, तो काम निकालेंगे वर्क डन। तो PE और cos 0 और माइनस cos θ, तो cos 0 का मान 1 होता है ना, तो यहां से निकालेंगे PE और 1 माइनस cos θ। क्लियर बच्चों? तो सॉल्व करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगा PE 1 माइनस cos θ। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइडिया लगा? फिर से मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में कितना काम करना पड़ा। तो θ1 का 30 रखेंगे मान, θ2 60 रखेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन यहां 0 डिग्री से θ घुमाने में जब काम करेंगे तो θ1 का 0, θ2 का θ यहां से निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 18 नंबर क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है ना वो सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है स्थितिज ऊर्जा। पढ़िए तो कितने डिग्री पर होगा ये कह रहा है। देखिए आप पढ़े हैं ना अभी आज कि अगर वैद्युत क्षेत्र में हम लोग डायपोल को रखते हैं, द्विध्रुव को रखते हैं, तो इसकी कुछ ऊर्जा होगी कितना? -P डॉट E। अभी पढ़े थे, आज पढ़े हैं, यानी -PE cos θ होता है ना ऊर्जा। यस सर। तो अगर ये ऊर्जा होता है -P डॉट E -PE cos θ, तो कब सबसे ज्यादा होगा? देखिए कुछ बच्चा यहां देखेगा cos θ और सोचेगा सर मैथ में तो पढ़े हैं कि cos 0 डिग्री का मान सबसे ज्यादा होता है, तो जब मैथ में पढ़े हैं सर तो यहां cos 0 बोल देंगे, 0 डिग्री पे cos θ सबसे ज्यादा तो एनर्जी सबसे ज्यादा। गलत। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आगे माइनस भी लगा हुआ है ना, तो माइनस cos 0 सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर माइनस लगा हो तो माइनस में सबसे ज्यादा होगा, यानी छोटा ना हो जाएगा। ये cos θ सबसे ज्यादा होगा तो माइनस लगा तो माइनस में ज्यादा, माइनस में बड़ा मतलब छोटा ना, जैसे -10 और -25, तो -25 देखने में लग रहा है बड़ा लेकिन वो छोटा ना होता है। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो θ 180 के बराबर होगा। ठीक है, अगर 180 के बराबर मेरे बच्चों θ बना देते हैं, ठीक है 180 के बराबर, तो cos 180 -1 होता है, और माइनस और आगे माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर 180 डिग्री पे एनर्जी निकालेंगे U का मान तो -PE और cos 180 -1 सॉल्व करेंगे PE के बराबर होगा। ओके, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D 180 डिग्री पाई रेडियन। 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं बच्चों, पता होगा। तो पाई रेडियन या 180 डिग्री बोलिए, उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ये 0 मत बोल दीजिएगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 19 बताइए जल्दी से, जानते हैं तो बताइए, ट्राई करिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे बच्चों कि हमारे पास कोई डायपोल है छोटा सा, पढ़िए क्वेश्चन आराम से। और डिस्टेंस, और दूरी पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकाले हैं अक्षीय रेखा पर, अक्ष पर यानी एक्सिस पे जो E1 आया, और 2r दूरी पे निकाले हैं मेरे बच्चों लंब समद्विभाजक यानी इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वो E2 आया। दोनों के बीच संबंध क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? चलिए समझा देता हूं, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे बच्चों कि हमारे पास माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है डायपोल का। यस सर। तो हम इसके केंद्र से r दूरी पर, ये देखिए इसके केंद्र से मेरे बच्चों r दूरी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके केंद्र से r दूरी पर मेरे बच्चों निकाल रहे हैं E1 की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र E1 देख रहे हो। यस, तो इसके केंद्र से मेरे बच्चों r दूरी पर E1 निकाले हैं और 2r दूरी पर E2 निकाले हैं, यहां पे 2r दूरी पर। तो दोनों के बीच संबंध क्या सही होगा?
देखिए अगर मुझसे पढ़ें तो आपको पता हो गया होगा कि जो एक्सिस होता है, एक्सियल लाइन, ये देखो जो एक्सिस होता है एक्सियल लाइन, ठीक, तो एक्सियल लाइन पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उधर ही होगा जैसे जिधर ये होता है डायपोल मोमेंट। अगर यहां पे देखेंगे तो P इधर होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो इधर ही E होगा, और यहां पे लमसम द्विभाजक इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है, यानी दोनों का दिशा जस्ट उल्टा है। एक्सिस पे अक्ष पे जिधर वैद्युत क्षेत्र आता है उसके जस्ट उल्टा में आता है इक्वेटोरियल यानी लंबसम द्विभाजक रेखा पे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि दोनों का दिशा उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब E1 अगर निकालते हैं तो E1 कितने का होगा, 2kp/r³ पढ़े होंगे। अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 2kp/r³ एक्सियल लाइन पे अक्षीय रेखा पे, और निरक्षीय पे अगर आप E2 निकालेंगे तो वो kp/r³ होता है। लेकिन ठहरिए, डिस्टेंस r नहीं है, देखिए 2r है, 2r पे पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो kp/8r³ होगा। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, देख लीजिए क्या आता है। तो दोनों का अनुपात रेशियो निकालिएगा मेरे बच्चों, तो r³ से r³ खत्म हो जाएगा, kp से kp खत्म होगा। तो यहां से E1/E2 अगर निकालेंगे बच्चों तो ऊपर में 2 और नीचे में 1/8, ऊपर जाकर 16, यानी E1/E2 कितना हो जाएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, बताइए आप। E1/E2 कितना होगा ऊपर जाकर 16। ओके, तो यहां से E2 निकालेंगे तो E1/16 माइनस में, माइनस क्यों अभी मैंने बताया, यहां से E2 निकालेंगे तो E1/16 आ जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि दोनों का दिशा विपरीत है। अक्षीय रेखा पर एक्सियल पे वैद्युत क्षेत्र इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटोरियल पे इधर, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ओके क्लियर बच्चों, ओके स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, नो सर। शेयर होगा ना भाई, शेयर होगा ना, यस सर शेयर होगा, शेयर करिएगा मेरे बच्चों, आप लोगों से आशा करता हूं। और रुकिए अभी, शेयर करिएगा, रुकिए, और ना आप लोग देखिए दिल लगा के पढ़िए, जितना मैक्स टू मैक्स हो मेरे बच्चों, आप लोग दिल लगा के पढ़िए। आप लोग जितना दिल लगा के पढ़िएगा उतने ही अच्छे से हम आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। सीखते रहिए, समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा। ऑफिस के नंबर पे अपना नंबर सेव करके नाम बोर्ड लिख के बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ग्रुप का लिंक चला जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे एमिंग हाई हिंदी PDF वगैरह के लिए ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक वगैरह जो भी होता है अपडेट देते रहता हूं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, साथ साथ में ना आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा एमिंग हाई हिंदी के, और प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करिएगा। अगर पूरा बढ़िया से सब कुछ ना एक साथ, सब कुछ एक साथ इकट्ठे पढ़ना चाहते हैं ना मेरे बच्चों, यस, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय 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 बाय। मिलता हूं आप लोगों से, शेयर करिएगा, कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और लास्ट तक कौन बच्चे क्लास में पढ़ें वो जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।